तो कांग्रेस का मुख्यालय अपना गुड़गांव में जो ऑफिस बनाया वो कब्जा के बनाया, तो आपके कहने से कब्जा की तरह सरकार कब्जा के बनाया, आपके कहने से वहां पे टूटा, आपके कहने से कमल सराय में हटाया, कहाँ करा कमल सराय का ऑफिस इल्लीगल है। नहीं तो फिर तोड़ दो ना, इल्लीगल है ना, इल्लीगल है तो तोड़ो। सरकार आपकी नहीं कोर्ट से स्टे कोई गलत बिल्कुल आपके कहने से आपको भी पता है। और सर ऐसे कैसे हो गया फिर? अरे ऐसे कैसे गुंडों की तरह आया हुआ है? गुंडे तो आप लोग आप क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा आपका घर नहीं, अस्पताल आपने अपना वो बना दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसे जोड़ के अपना कार्यालय बनाया, अस्पताल फिर हम लोग पैसे जुड़वा के आप बताओ ना, हम अस्पताल पैसे जोड़ के सोनिया गांधी के घर ना बैठे, आप एक बात बताओ, उसको वाकया को उठा के आप की जमीन ना बिकवाते, आपने रेस्ट हाउस की क्या जल्दी आ गई? आपने 30 सेक्टर का बता दो, रेस्ट हाउस की क्या जल्दी आ गई? 10 बनवाया, आपको रेस्ट हाउस की 10 साल की सरकार ने आपने क्या करवा दिया? हमने क्या कराया? और बाबूजी इससे पहले अस्पताल भी हमारी देन था। कौन सा बोला? ये तो गांधी भी झूठे, आप तो झूठ बोलते हैं, झूठे लेकर बैठे। कभी खान का बेटा मोदी जी ने मोदी जी का पारसी हो जाता है, 15 लाख होने के बाद कॉल हो जाता है, ये थे क्या? उसके बाद कुछ और हो जाता है। ये क्या है? ये उस टाइम थे क्या? कुछ भी कहे जाओ, ये सब बातें ये व्हाट्सएप की डिक्शनरी से लाई हुई बातें सत्य है। जो आपके खाते में 15 लाख आ गए क्या? 15 लाख आ गए थे? किसने बोला था? मोदी जी ने कहा 15 लाख आए। किसके? मेरे कि ये लोग झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि लोगों को लगता है यार तो सच बोल रहे। सारा ज्ञान भाजपा वालों के पास है। क्या सनातन, हमें सनातन से क्या दिक्कत है? हम हिंदू नहीं है क्या? हमें कोई तकलीफ है क्या? क्या देवी देवता नहीं? राम को हम, मैं फिर कहता हूँ राम तो सबके, राम ही काम आएंगे, इसमें कोई डर नहीं, काम तो राम ही आएंगे। लेकिन अब ये उस पर भी अपना पेटेंट जमाना चाहे तो गलत है। जो भाई साहब ने भी अगर बढ़िया कोट पहन रखा है या बढ़िया जीन्स पहन रखी है, 70 साल का, ये बार बार हिसाब मांगते हैं। हवाई जहाज का तब नहीं उड़ा करते थे या कंप्यूटर नहीं थे, सब कुछ यही लाया क्या आज? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों को मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए और एक झूठ बोलने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। 5 राज्यों में चुनावों के नतीजे देखकर सुनकर सभी हैरान है, परेशान है कि आखिरकार हुआ क्या है। ऐसे में अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो मात्र 1 साल का समय रह गया है कि विधानसभा के चुनावों के लिए। ऐसे में गुरुग्राम की दशा क्या चल रही है, भाजपा इसको दिशा क्या देना चाहता है, बाकी पार्टियों की बात करें तो किस तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो आइए इसी के लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से रमन मलिक जी और कांग्रेस से पंकज डावर जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मलिक जी आपसे जानना चाहेंगे, डावर साहब बहुत समय से जो है, जैसे ही इन 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए तो इन्होंने एक स्टेटमेंट देना शुरू किया, या हम कहें कि प्रेस नोट जारी किए, काफी अखबारों की सुर्खियां बने वो, कि जीती तो भाजपा है बट ज्यादा वोट जो मिले हैं वो कांग्रेस को मिले हैं। क्या कहना है आपका? वही कहना है और वही मानक है जो राहुल गांधी ने मेरे ख्याल से पिछली बारी मध्य प्रदेश के चुनाव के आसपास बोला था, मॉरल विक्ट्री। आप मॉरल विक्ट्री को झुंझुने को रखें, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमने विकास के काम करें, हमने जनता के हित के काम करें, हम जनसेवा करते हैं, आप राज करते हैं। तो वो जो फ़र्क है ना, उसका फ़र्क तो आपको झेलना पड़ेगा। और बाकी जिस चीज़ को आप 14 बारी फेल हो गए लॉन्च करने में, और जो 14 बारी लॉन्च होते होते फेल हो गई, अब ये आपका समीकरण है, आप कैसे उसको संभालते हैं और कैसे करते हैं। तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितने मर्जी प्रेस नोट दीजिए। भाजपा हमेशा हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है। कोई भी चुनाव, चाहे वो नगर परिषद का हो, ग्राम परिषद का हो या वो लोकसभा का हो, कोई चुनाव हमारे लिए कम अहमियत नहीं रखता। इसलिए विजय पाने के लिए, विजय होने के लिए जनता की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप चलना और जनता की सेवा के भाव से जीवित रहना, ये भाजपा का मूल उद्देश्य है। अब उसके बाद आप उसको क्या रूप देना चाहते हैं, जो रूप देंगे उसका सत्य भी सामने ले आएंगे। जी, क्या कहेंगे डावर साहब इस जवाब पर, क्योंकि आप वो प्रेस नोट लगातार जो है वो जारी हो रहे हैं और काफी बड़े स्केल पर जो है वो वायरल भी हो रहा है। देखिए, प्रेस नोट की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लगभग 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है हमें 4 स्टेटों में मिले, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और एमपी में।
और भाजपा को लगभग 4,81,00,000 वोट मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा की सीटें ज्यादा आई है, इस बात में कहने में मुझे कोई गुरेजी नहीं। जो जीता वो सिकंदर। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं, इससे जन भावना, लोगों के अंदर जो भावना है, कांग्रेस के प्रति लगाव है, वो देखने को मिला कि भाई आप वोट प्रतिशत देखें तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन अभी मलिक साहब ने कहा कि भाई राज की बात कर रहे थे कि भाई हम जनसेवक है और आप राज करते हैं। आप लोग राज के इतने भूखे हैं, मैं तो कहता हूं कि आपने जगह जगह सरकारें तोड़ी। कांग्रेस की सरकार आई, पिछली बार एमपी में आप लोगों ने तोड़ने का काम करा, आपने गोवा में भी यही हालात करे। तो राज का सुख लेने का तो आप लोगों को चस्का ज्यादा है, हम लोगों को नहीं है। ये आप लोगों की एक मंशा रही है कि भाई कई सरकार अगर बन गई है, तोड़ फोड़ की नीति अपनाना। ये भाजपा का एक, मैं तो कहता हूं कि परम इनका जो है ना, इनका उद्देश्य यही है, किसी भी तरीके से राज करो, फूट डालो, राज करो की जो नीति अंग्रेज लाए थे ना, उसी नीति पे आज भाजपा चल रही है कि इनको किसी भी तरीके फूट डालनी है, विधायकों में अपने साथ मिलाना है, तोड़फोड़ करना है और उनको अपने साथ करके भाजपा की सरकार बनाना है। ऐसा इनकी मंशा है जो एक साफ जाहिर होता है। देखिए, जहाँ तक बात राज करने की मंशा है और सरकारें तोड़ने की हैं, कोई इतिहास खोल के देख लो डावर साहब, लगभग 450 बारी के आसपास आपने चुनी हुई सरकारों को 356 के माध्यम से जोड़ा, तोड़ा, मरोड़ा है। उसके अलावा एक और आपको बात बोल, आप बोलते हो आपके विधायक और आपके ये, अगर आप अपना घर संभालने लायक नहीं हो तो आप जनता की ज़रूरतों को खाक संभालोगे? आपके घर में फूट पड़ी होती है। अब आप बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एक असलियत बताऊं। यहाँ से हरियाणा से आपका नेतृत्व, हरियाणा की पे भी आ जाते हैं, हरियाणा के आपका नेतृत्व समझाता हूँ। हरियाणा में आपका नेतृत्व है कुमारी शैलजा। कहाँ गई? छत्तीसगढ़। क्या करवा के आई? पराजय। आपका नेतृत्व है रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो जनता को राक्षस बोलते हैं। ऐसा नेतृत्व है आपका। ये अब आपकी किस्मत। वो कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश, हार के आए। और भी कुछ नेता जी राजस्थान गए थे जी, वो भी आपको पता है कौन कौन गए थे, वो भी हार के गए। उसका भी करता हूँ। अच्छा, तेलंगाना की भी बहुत अच्छी बात है। आपने एक बोली कि जी हमारे वोट परसेंटेज ज़्यादा है। हाँ, तेलंगाना में आप जीते हैं। आपको वो तेलंगाना में जो 11 लाख 12 लाख ज़्यादा वोट की आप बात कर रहे हो ना, वो तेलंगाना में जो मिले, वो ऑल्टरनेटिव, वहाँ बीआरएस का ऑल्टरनेटिव अभी नहीं था। बीजेपी एक पूरी तरीके से संगठन उस तरीके से, लेकिन जिस जगह पे हम इतने से थे ना, वहाँ पे भी हमने डबल होके दिखाया है। हमारी 8 सीटें वहाँ पे आज हो गई हैं जहाँ आप बोलते थे। और एक ये आपका नया शगुफा जो आपका केंद्र नेतृत्व छोड़ रहा है, साउथ ऑफ विंध्याचल एंड नॉर्थ ऑफ विंध्याचल। तो जब ओबीसी में जातिवाद पे देश को बांटने की राजनीति जो आप 70 साल से करते आए हो ना सर, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने बोला था कि 10 साल में सब समन्वय हो जाए, सब बराबर हो जाए। वो आपसे हुआ नहीं। और आपने, नेहरू जी ने खासकर 52 का चुनाव और 57 के चुनाव दोनों में इतनी मेहनत करी महाराष्ट्र के अंदर कि डेसिमेट कर दें बाबा साहब अम्बेडकर को। उन्होंने अपनी पूरी झोंक दी। दूसरी चीज़, ये आप बोलते हो कि जी आप बांटने की राजनीति करते हो। तो अगर बांटने की राजनीति करते हैं तो आपने 1947 से लेकर आज तक जब भी आपकी सरकारें रही, आपने ये चेष्टा क्यों नहीं करी कि भारत का हर नागरिक समन्वय बराबर हो जाए, सबका समावेश हो जाए? वो आप हमेशा, इसका मतलब आप मानते हो ना कि आपने फेलियर करा, तो वो फेलियर के भी जिम्मेवार आप हो कि आज तक डिस्पैरिटी बढ़ती रही, डिस्पैरिटी कंपाउंड होती रही। डिस्पैरिटी कंपाउंड होने की वजह से आज एक रोष पैदा होता है, उसको शांत करने के लिए भी टाइम लगेगा। तो बात वही आती है सर, देखो कहीं से भी कान पकड़ो, पकड़ा कान ही जाना है। मेरा सवाल जो छोटा सा आपके पास ये है, जो तेलंगाना है, आप वहाँ पे चुनाव जीते हैं,
चुनाव जीतने के बाद आप अपने काम करेंगे, आशा यही करता हूँ। लेकिन जहाँ साथ में आपने एक कर्नाटक में एटीएम बनाया हुआ है जिसको सिद्धिरमैया और डीके शिव कुमार चला रहे हैं, उस एटीएम में लोगों को जो प्रॉमिसेस आपने करे थे, जो गारंटियां दी थी, वो तो सारी फेल हो गई। तो वैसी फेलियर के साथ आप तेलंगाना जा रहे हैं या कोई मॉडल बदला है? आपका हो गया जी, अब मैं बोलूं? बिल्कुल बोले सर। तो मैंने इंटरप्ट नहीं करा, जब तक ये बोल रहे हैं मैं सुना। जी। आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब अंबेडकर का भी आपने जिक्र करा, जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र करा। मैं क्या उस स्टेडियम का जिक्र करूं जहां पर अभी वर्ल्ड मैच हुआ था? उस स्टेडियम का नाम आप लोग कहते हैं कि हम वल्लभ भाई पटेल को हम पूछते हैं। आपने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्टेडियम का नाम अपने नाम से रख दिया। कितने शर्मनाक बात है कि ये नाम जो है बाद में रखे थे। आप बात कर रहे हैं कि सुनिए आप मेरी बात एक बार पूरी हो। आप ना आप एक मिनट आप सुनो। आप नाम की बात, आप उसकी बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत। आप गलत कर रहे हो। आप ये कैसे कह सकते हो? आज वो अभी तो प्रधान हो, तो हमने स्टेडियम का नाम रखा जाएगा क्या? तो आप लोगों ने स्टेडियम का नाम तो बदल दिया। तो आप नहीं, आपने ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? आप वल्लभ भाई पटेल को नहीं, आप नाम पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, जीते हुए व्यक्ति। मुझे आप एक चीज, हमने स्टेडियम का नाम रखा क्या कहीं? हमने स्टेडियम का नाम रखा कहीं पे? आप मेरी बात या तो पूरी होने दो। सुनो आप एक मिनट, मलिक साहब आप सुनो। तो उसके बाद नहीं, ये देने के बाद आपने ये बेइज्जत का काम करा। क्या बात कर रहे हो? आपने बेइज्जती करी। आपने जीते जी आपने नाम बदल रख दिया स्टेडियम का। ऐसा कभी हुआ? कभी इतिहास में हुआ? और सब कुछ, लेकिन जब बना है, जब बना, जब आदमी इस दुनिया में नहीं है, आप या तो जब आपने बोला तो मैंने कुछ बोला, आप बीच में बोलते हो। यही सबसे बड़ी एक भाजपा की वो है। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, मैं पहले भी, कोई भाजपा वाले झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते क्या? कोई आरएसएस का ऐसा कैंप लगता है कि भाई बरगलाना है लोगों को, कि झूठ ही बोलना है? तो आप सच्चाई का भी सामना करो। आप एक मिनट, आप मेरी बात पूरी करने दो। मैं आपके वाले की बात कर रहा हूं, हमारे वाले की बात नहीं, मैं आपके वाले आरएसएस, आपके वाले की बात कर रहा हूं। आप लोग सिवाय झूठ बोलने के, मैं कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, खाली एक आरएसएस ही है क्या? आप जो बात करो, क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कांग्रेस है क्या? ऐसा है क्या? आपके कितने नेता है जो हार का मुंह देख के? क्या बात कर रहे हो आप उस बात, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता सर, नहीं होता। कई आपके तो कई नेता जमानते जब कराए बैठे। ओहो, आपने अभी, आप लोग हमें नहीं, सुनो, आप लोग हमें कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। दक्षिण मुक्त हमने भाजपा को बना दिया। बिल्कुल दक्षिण मुक्त क्या है वहां पे? आपका बताओ, आप बताओ। कर्नाटक में आपका क्या हाल हुआ? तेलंगाना में क्या हुआ? और कितने कर्नाटक एमएलए तो हमारे भी हर जगह, हमारे राजस्थान में नहीं है, एमपी में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं, हर जगह हमारे। पहले जो कांग्रेस थी वो ये भी दावा कर रही थी कि भाई ये 5 राज्यों में से है, तकरीबन 3 राज्यों में हमारी सरकार आएगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दावे तो जो जन भावना थी, जो लोगों का एक रुझान था, बिल्कुल था। और मैं उसी चीज को कहता हूं कि इतने वोट मिले। अगर हमारा जो वोटों का अंतर रहा है ना हारने वाला, तो आप देखियो कई जगहों पर तो हम लोग 200-400 वोटों से भी हारे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई, आप एक भी ऐसा बताओ कोई हमारी जमानत जब्त हो गई हो। अब कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी, इस बात को मानना पड़ेगा। इससे, इस चुनाव से एक चीज तो तय है कि कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर है हर स्टेट में। आप कहीं भी देख लो, क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं इसमें डाउन भी है और आज टक्कर है। आप कहीं का भी वोट परसेंटेज उठा लो, मलिक साहब के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनको भी गूगल में ये भी सर्च करते। आप ये बता दो कि भाई हमारी कहां पे ऐसी कोई जमानत जब्त हो गई? हर जगह हमने फाइट दी है और अच्छी फाइट दी है, ये जीते हैं। इसके लिए कोई मैं मना नहीं कर रहा कि भाई इनकी सरकार नहीं बनी। ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो जीता वो सिकंदर। इसमें चाहे हम कुछ भी कहे, जो जीता उसको तो सिकंदर रहेगा ही। लेकिन हमारी वोट परसेंटेज बहुत जबरदस्त रही है और पहले से इजाफा आया है इसमें। रमन जी, आपसे जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया, जैसे ही ये 5 स्टेट के नतीजे आए तो सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जहां पर आरएसएस की एक व्यक्ति है, वो साइकिल पर है, बैक उसकी दिखाई है, और ऊपर लिखा है कि ये चुपके से आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए भागीदारी देते हैं। क्या मतलब है उसका? देखिए, बात यही होती है कि जो स्वयंसेवक होता है जी, उसका काम नेता बनना नहीं होता, उसका काम स्वयं सेवा करनी होती है। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हमेशा, वो राष्ट्रहित को सपोर्ट करते हैं। नहीं, तो फिर बीजेपी के लोग ही ज्यादातर क्यों डालते हैं? वो कांग्रेस वाले क्यों नहीं डालते? बीजेपी लोगों ने ज्यादा डाला है कि भाई वो आए और चले गए। ऐसा लगता है, शुरू से आज तक कांग्रेस को ऐसा लगता रहा
कि आरएसएस से उनको खतरा है, राष्ट्र निर्माण से उनको खतरा है, भारत उदय से उनको खतरा है। देखो, जो एओ ह्यूम से पैदा हुए हों उनको भारत से दिक्कत होगी। वो आज भी उस नेहरूवियन हिस्ट्री और नेहरूवियन आइडियोलॉजी के पीछे पड़े हुए हैं। उनको ये लगता है कि भारत की खोज नेहरू जी ने करी, भारत को बनाया नेहरू जी ने। ये भूल गए कि जो जम्बू द्वीपे भारत खंडे जो हम पूजा पाठ में बोलते हैं वो आज से नहीं है, सनातन काल से। तो इनको तो वैसे सनातन से भी दिक्कत है। जब ये साउथ की बात कर रहे थे तो इन्होंने ये अलग अलग प्रजाति के वस्तुएं रखी हुई हैं, परजीवी रखे हुए हैं जो सनातन को निरंतर गाली देते हैं। अब इनके आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस के अंदर ऐसे परजीवी आ चुके हैं, ऐसे लोग आ चुके हैं जो सनातन को गाली देते हैं और उसकी वजह से कांग्रेस हारी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगभग इस देश की 80% जनता के साथ बैर लेकर बैठी हुई है। सर, यहाँ बात आरएसएस की हो रही है, हम पहले वही जानना चाहते हैं, आपका क्या कहना है आरएसएस जो ये फोटो? मैंने अभी आपको एक चीज कहा ना कि ये लोग झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि लोगों को लगता है यार तो सच बोल रहे। सारा ज्ञान भाजपा वालों के पास है। क्या हमें सनातन से क्या दिक्कत है? हम हिंदू नहीं है क्या? हमें कोई तकलीफ है क्या? क्या देवी देवता नहीं? राम को हम नहीं? मैं फिर कहता हूं राम तो सबके, राम ही काम आएंगे, इसमें कोई नहीं, काम तो राम ही आएंगे। लेकिन अब ये उस पर भी अपना पेटेंट जमाना चाहे तो गलत है। हर चीज में आप खुद देखो, आज से पहले जो देश था, जो भाई साहब ने भी अगर बढ़िया कोट पहन रखा है या बढ़िया जीन्स पहन रखी है, 70 साल का ये बार बार हिसाब मांगते। हवाई जहाज का तब नहीं उड़ा करते थे, या कंप्यूटर नहीं थे, सब कुछ यही लाया क्या आज? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों को मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए और एक झूठ बोलने के लिए कि कुछ भी करके किसी तरीके से हिंदू मुसलमान कर दो, बस। पूरे देश में जाति के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। और अगर रमन जी हम बात करें मोदी जी की गारंटियों की, मोदी जी की गारंटियां क्या सिर्फ और सिर्फ वहीं लागू है जहां पर इलेक्शन है? 450 का सिलेंडर क्या वहीं पर है जहां पर इलेक्शन है? क्या हरियाणा जहां पर ऑलरेडी बीजेपी है वहां पर क्या है? या यहाँ पर जब इलेक्शन आएंगे तब यहाँ पर भी 450 के झंडा है जो लहराया जाएगा? देखिए, जो जरूरत होगी, जैसे समय सामने आता है, जहाँ पे हमने 450 का सिलेंडर कमिट करा है, उसके लिए हमने प्रोविजनिंग कर रही है कि हम कैसे उसको लेकर आएंगे। तो हरियाणा में 450 के सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है? मतलब यहाँ पर आदमी नहीं बसते यार, गरीब आदमी है ना, हम सक्षम हैं। मतलब गरीब हम सब हरियाणा में हर तरीके से बहुत सारा, जो अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिए तो टॉप 3 स्टेट्स में हरियाणा हमेशा रहा है। सर, जो गरीब लोग गरीब हैं, आज भी लोग जो है आप सरासर गलत बात है। मिलेनियम सिटी से बाहर जाइए, मिलेनियम सिटी को भूल जाइए। आप गुरुग्राम भूल जाएगी। सर क्यों भूल जाएं? आज की जो गुरुग्राम की स्थिति है, जो आज गुरुग्राम की स्थिति है, सर नहीं, आप पहले सुने तो सही। 1,80,000 से ऊपर की आमदनी सर, ये सिर्फ आंकड़ों पर जाने की बात ही क्यों है? सर धरातल पर क्यों नहीं जाके देखें? धरातल पर जाकर एक बार देखें कि धरातल पर है क्या। आज भी जो है सेक्टर 4-5 के चौक के पास आपको जो है रेडी फड़ी वाले दिखेंगे, वहां पर आज भी जो है आपको झोंगी झुपड़ियां दिखेंगी, सारी झोपड़ियां दिखेंगी। तो माइग्रेटरी पॉपुलेशन और रेजिडेंट पॉपुलेशन 2 चीजें होती हैं। आप उसको सिर्फ मानक नहीं बना सकती हैं। ये बहुत कन्वीनियंट होता है माइग्रेटरी पॉपुलेशन को रेजिडेंट पॉपुलेशन दिखा के एक गरीबी का आकलन करना। बीजेपी का क्या मानना है? यहाँ पर गरीब नहीं है, हरियाणा में गरीब नहीं है। बीजेपी का मानना ये है जरूरतमंद है, उनकी उनको जरूरतें पूरी करी जाएंगी और कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ, आपने भी इनसे काफी डिबेट कर ली, भाई साहब ने भी कर लिया, आपकी बारी है। जी बोलिए। इससे स्पष्ट है, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, 450 का सक्षम है यहाँ के लोग। प्रदेश में, केंद्र में हर जगह भाजपा की सरकार है। एक जगह आप कहते हो 450 का सिलेंडर देंगे और आप यहाँ पे सुनवाई भी नहीं कर रहे, कह रहे हो यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ सक्षम है। आप इससे मंशा समझिए कि सिर्फ राज करने के लिए, वोट लेने के लिए
इस तरीके करना। अगर केंद्र में सरकार आपकी ना हो तो हम चलो हमने अगर कहीं घोषणा करी हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हमने इस बात को कहा कि हरियाणा में बनेगी, हम ये करेंगे, जो बात सच है। लेकिन आप इनकी मंशा देखिए कि 450 का सेंटर वहां देंगे, यहां जरूरत नहीं, यहां गरीब नहीं है, क्योंकि एसी में बैठने वाले लोग हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, इनको क्या मालूम कि गरीबी क्या है। कि आप देखिए, आप उस महिला से पूछिए जो अपने घर का चौका चलाती है, आज 1100, 1150, 1200 ब्लैक तक में भी सिलेंडर लेना पड़ता है, जिनके बेचारों के वो नहीं बने। तो क्या बुरे हालात है। और आप बात कर रहे हो कि सुविधाओं देने की, एक सरकारी अस्पताल जिसको पार्किंग का भी इन्होंने टेम्परेरी पार्किंग बनाई, पार्किंग के हम विरोध में नहीं है बिल्कुल भी, पार्किंग बननी चाहिए, क्योंकि बाजार के पास पार्किंग की दिक्कत है। जो पहले पार्किंग बनी थी वो ही आज तक नहीं बनी। लेकिन 9 साल में एक अस्पताल टूटता है, उसके बाद उसको पार्किंग, कोई इंसानियत है, कोई तरीका है ये काम करने का कि 9 साल एक अस्पताल नहीं है। अरे भाई, अमीर आदमियों के पास, सबके पास आजकल वो है, बीमा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देखो, कम से कम 500-700 हॉस्पिटल तो ऐसे जो नामी गिरामी हो चुके, कितने हॉस्पिटल है। लेकिन गरीब आदमी एक खांसी का भी इलाज नहीं करता, टीबी से मर जाता है। आज ये हालात हो चुके हैं क्योंकि इलाज नहीं है। आप देखो गरीब आदमी जाए तो जाए कहां, एक सरकारी अस्पताल वहां पे है 9 सेक्टर में, उसके आप हालात देखो, आप लोगों ने पीछे दिखाया भी था क्या हालात में अस्पताल। मैं तो रमन जी देखो प्रवक्ता भी है और एक सुलझे हुए नेता है, मेरे को ये मेरा मानना है कि ये भी सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। अगर थोड़ी बहुत इंसानियत हो तो देखो, पार्टीबाजी बाद की बात है, लेकिन इंसानियत के नाते आप भी इस बात को मानोगे कि अस्पताल देने में सरकार बिल्कुल विफल रही है। विधायक जी ने यहाँ पर जब चुनाव लड़ा था पिछला, रमन जी मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने ये कहा था कि भाई हम तुरंत सबसे पहला काम हम अस्पताल करेंगे। ये क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? आप बताइए, क्या धोखा नहीं है? राव इंद्रजीत ने भी ये बात कही थी और आज उसके बाद वह पार्किंग बना दी। पार्किंग बनाओ, लेकिन उसका कल्याण तो करो भाई, जगह का। कहां मरे बताओ गरीब आदमी। रमन जी, सूत्रों की ये भी माने तो आपस में 3 लोगों के बीच में जो है सिर्फ हॉस्पिटल को लेकर वाद विवाद चल रहे हैं। अनिल विज साहब, मनोहर लाल जी और इंद्रजीत, बताएं क्या हो रहा है? क्या इनकी भेंट चढ़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी और एक सामाजिक रूप से भी ये मानता हूं कि इसमें देरी हो रही है। और देरी के साथ साथ मेरे को ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब ये देखना चाहिए कि इसके पीछे देरी कराने के षड्यंत्र कौन रच रहा है, क्योंकि अगर ये देरी हो रही है तो ये जनता के साथ एक बुरी कृति है और उसके पीछे किसी ना किसी का डिज़ाइन है। अब वो गुड़गांव के साथ बदनामी कराने में कौन कौन संलिप्त हैं उनको तो नापना पड़ेगा ही। सर, वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के हैं, क्या उनको खुद को नहीं पता कि हमें इसके ऊपर कुछ जो है काम करना चाहिए? इस बात के लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। कम से कम एक सामाजिक आदमी होने के नाते जो देरी हुई है तो उसको माना भी है, नहीं तो अन्यथा के जो और बाकी नेता आते हैं ना रमन जी, जो 9 सेक्टर का है उसकी सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, उसमें चीज़ें भी बढ़ी हैं, उसमें डॉक्टर्स के अकाउंट भी बढ़े हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया है। उसके मेरे को याद है जब उसके अंदर बिजली का समस्या हुई थी तो अब मैंने खुद लग के वहाँ पे काम कराए थे और वहाँ पे बैकअप का भी बैकअप आज उपलब्ध है। तो वो चीज़ें देखिए, कोई भी चीज़ जो आती है सामने उसको पूरा करा जाता है। और दूसरी चीज़, चिरायु योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से हमारी कहीं पे भी भारत में जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके मेडिकल फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास क्लेम करने का, एक्सपीरियंस करने का, लेने का एक क्लियर कट योजना है और वो उसका उपयोग हो रहा है। लाखों लोग आयुष्मान योजना के माध्यम से। मतलब फिर हॉस्पिटल नहीं चाहिए? नहीं, हॉस्पिटल चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल भी चाहिए। और ये सोशल सिक्योरिटी का जो अच्छा सिस्टम हमने बना दिया हुआ है उसको और बड़ा करना है कि वो 5 लाख से भी बढ़ के हो जाए। तो देखिए, आपको वही बात बता रहा हूं, गरीबों का कल्याण जितना इस सरकार में हुआ है उतना नहीं हुआ। इस देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन की गारंटी मिल चुकी हुई है अगले 5 साल के लिए। हमारा मानना यह है कि आप अपनी प्रगति करिए, आपके
का जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं इसका ध्यान हम रख रहे हैं। कुछ लोग प्रगति कर रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं कि प्रगति करो और हमारी प्रगति कराओ। क्या वो आज सरकार, एक मिनट मेरी बात आप पूरी होने दो। एक पुरानी कहावत है मलिक साहब, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। ये कहावत है, देसी कहावत है। कब अस्पताल बनेगा, एक बस अड्डे की भी बात अधूरी रहेगी। बस आप कहाँ रहते हो, मैं आपसे ये एक पर्सनली सवाल है, वैसे आप कौन सी जगह पे रहते हैं? मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, आप बताओ ना। आप गुड़गांव न्यू में रहते हो कि ओल्ड में रहते हो? अरे मैं सब जगह रहता हूँ, आप बताइए आपको कोई शक है? आप भी अंतर्यामी हो। अगर आप अंतर्यामी हो तो आप गुड़गांव के बस अड्डे पे कब गए हो आखिरी बार? मेरे ख्याल से अगर मैं गलती नहीं खा रहा हूं तो 2 तारीख को या 1 तारीख को मैं वहां था। क्या हालात थे बस अड्डे के, आप ही बताओ। बिल्कुल मैंने देखा है उसको। तो आप इसके लिए अपनी सरकार पे आप भी दबाव डालो कि हालत क्या है। ये भी 9 साल पहले की घोषणा है इसकी, अस्पताल की और बस अड्डे की। आप वैसे इसको मिलेनियम सिटी का दर्जा दे रहे हो। हालात तो देखो सर, क्या हो रहा है। सर अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल क्या कुछ स्पेशल लोगों को क्या है, सरकार आशीर्वाद देना चाह रही है जो अस्पताल नहीं बन रहा। मिनिमम अगर बात करें तो 1000 ओपीडी थी उसकी, एक दिन की ओपीडी 1000 थी। क्या उनको अब डाइवर्ट करके दूसरे अस्पतालों को दिया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को, किन्हीं को? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो किसी सर की 5 साल ये मनगढ़ंत बातें हैं और ये मनगढ़ंत बातें उनको अच्छी लगती हैं जिनको। सर गुरु कमल और पीडब्ल्यूडी तो बन गया फटाफट से। नहीं, गुरु कमल बन गया, गुरु कमल बन गया। आपने अगर अपना घर बनाया हो तो मैं आपके ऊपर बोलूं कि आपने अपना घर क्यों बना लिया? नहीं प्रीत जी, अपना घर बनाओ, कोई एतराज नहीं, लेकिन गुरु कमल भाजपा का प्राइवेट फंड के साथ कर रहे हो, प्राइवेट काम हुआ है। आप उसको सरकारी काम नहीं ले सकते हो। आप एक पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी का सरकारी काम हुआ है, क्या उसमें गलत हुआ है? सब यूज करते हैं, उसमें क्या बात है? बिल्कुल मलिक साहब ठीक कह रहे हैं, अपना घर बनाने का अधिकार सबको, आपको जी, मुझे भी, इनको भी है। इनको हरियाणा इनका घर नहीं है, इस बात से ये भी सूचक है। हरियाणा क्या बात कर रहे हैं? बताइए। आपने तो कांग्रेस का मुख्यालय अपना गुड़गांव में जो ऑफिस बनाया वो कब्जा के बनाया, तो आपके कहने से कब्जा की तरह सरकार कब्जा के बनाया। आपके कहने से वहां पे टूटा, आपके कहने से कमल सराय में हटाया। कहाँ करा? कमल सराय का ऑफिस इल्लीगल है। नहीं तो फिर तोड़ दो ना, इल्लीगल है ना, इल्लीगल है तो तोड़ो। सरकार आपकी नहीं कोर्ट से स्टे, कोई गलत बिल्कुल आपके कहने से आपको भी पता है। और सर ऐसे कैसे हो गया फिर? अरे ऐसे कैसे गुंडों की तरह कब्जाया हुआ है? गुंडे तो आप लोग आप क्या बात कर रहे हो? गुंडे की बात कर रहे हो आप? नहीं, एक मिनट मैडम, एक मिनट बात पूरी हो जाने दो। अभी इन्होंने कहा कि वो हम अपना घर है बनाओगे। हरियाणा आपका घर नहीं, अस्पताल आपको नहीं चाहिए, आपने अपना वो बना दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसे जोड़ के अपना कार्यालय बनाया। अस्पताल फिर हम लोग पैसे जुड़वा के, आप बताओ ना, हम अस्पताल पैसे जोड़ के सोनिया गांधी के घर ना बने। नहीं, आप एक बात बताओ, उसको वाकया को उठा के आप डीएलएफ की जमीनें ना बिकवाते, वो कैसा आपने रेस्ट हाउस की क्या जल्दी आ गई? रेस्ट हाउस की क्या जल्दी आ गई? आपने 30 सेक्टर का बता दो, रेस्ट हाउस की क्या जल्दी आ गई? 10 बनवाया आपको। आपकी 10 साल की सरकार ने आपने क्या करवा दिया? हमने क्या कराया? और बाबूजी इससे पहले अस्पताल भी हमारी देन था। आप गुड़गांव में कितने साल? आप गुड़गांव में कितने साल से हो? भाई मैं गुड़गांव में 1999 से भी पहले हूँ। हमारा जन्म गुड़गांव हुआ, सब कुछ क्या हो गया? तो अब मैं बाहर वाला हो गया। मैंने बाहर वाले की बात नहीं करी। तो आप ये क्या बोल रहे हो? आप कब आए हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो ना ये उठाने का मतलब ये था। नहीं, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? बांटने की, जोड़ करने की। आप 99 से ये पहले सिविल अस्पताल या था, आपकी सरकार ने 9 साल में से कौन से नाम? सर मैं तो बता रहा हूँ ना, ये काम कर हर गरीब के पास, हरियाणा के हर गरीब के पास चिरायु योजना है, हर गरीब के पास आयुष्मान योजना है। वो किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। वो कहावत होगी, थाली दे दो रोटी मत डालो। क्या बात भाई, कर रहे हो? थाली दे दो रोटी मत डालो, इलाज ना करा 5 लाख रुपए का इलाज क्या बातें कर रहे हो? आप शॉर्ट में ये बताएं कि आपका कहना है कि भाई साहब की गुरु कमल है, वो सभी भाजपाइयों ने या फिर हम कहें जो उनके लोग हैं उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक प्राइवेट तौर पर चीज बना ली। ठीक है, मान गए वो बात भी। आप ये बताएं कि हरियाणा की सरकार के पास क्या पैसे नहीं है जो हॉस्पिटल नहीं बन रहा? भाई हॉस्पिटल नहीं बन रहा ये कहना एक वास्तविकता है कि हॉस्पिटल नहीं बना क्योंकि यथार्थ नहीं है जी। लेकिन वो क्यों नहीं बन रहा, उसके पीछे क्या लीगैलिटी है, उसको पूरे को बिना आकलन करे कोई भी कमेंट करना। तो एमआरआई की मशीन ही नहीं हट रही थी वहां से। तो वो एमआरआई की मशीन हटने का मनप्रीत जी आपको
सर सिस्टम हम पता जानते है हैं क्योंकि 4-5 बार कवरेज करने के बाद, बार बार सबको चेताने के बाद जाके क्यों नहीं वहां हट पर से रही? हटी थी। क्योंकि आपको एक चीज समझना स्पेस चाहिए। नहीं थी, बोला गया कि वहां पर और जगह पर रखने की स्पेस नहीं थी। आप एक चीज सुनिए, ये कोई साधारण मशीन नहीं है कि आपने उठाया और रख दिया। आपको इसके लिए रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसकी मूवमेंट बिना रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन के और बिना रेडियो एक्टिव प्रोटेक्टिव रूम के आप उसको नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। उसका पूरा लेड की वॉल के अंदर 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, ज्यादा लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। हरियाणा को प्रगति की बात कर रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें क्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है? मनप्रीत जी, बात ऐसी है, आपको एक चीज समझनी चाहिए। ऑफ द हैंड बैठे हुए इस पूरे प्रदेश के अंदर, इस सिटी के अंदर कहाँ क्या हो रहा है एकदम जवाब देना। जी मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ और पूरे सरकारी महकमों की फाइलें मेरे पास नहीं है, ना मैं रोबोट हूँ। हम जरूर प्रयास करेंगे अगली बार भी आपको बुलाएं और इसी के ऊपर चर्चा करें कि आप क्या जानकारी लेकर आए हैं। जी 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 कि कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजंस उसके पीछे होंगे, उसका आकलन करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी डिले होती है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है और उसमें इंटेंशनल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। उसको असेस करके ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटेंशनल इन्वॉल्वमेंट, ये मुख्यमंत्री जी को और सरकार को भारी पड़ सकती है। रमन जी, अब मैं ना दोनों से शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि कारण यह है कि समय हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता। और गुरुग्राम की अगर बात करें, समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। जो अभी हाल ही में सर गुरुग्राम की स्थिति हुई, कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चंद लाइनों में जो है आप दोनों से पूछूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे तो हमारी डिबेट इसी में ही खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे, ये जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जगह जगह पर ये स्थिति चल रही है, आज भी वो हड़ताल पर ही बैठे हुए हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो गुरुग्राम नगर निगम है जी, एक बड़ा सक्षम नगर निगम है जी, धन की कोई कमी नहीं है जी, अगर कुछ लोग काम में विघ्न बन रहे हैं, आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं निगम के पास। निगम में इस समय कोई पार्षद नहीं है, इस समय सिर्फ सरकारी अफसर हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को इस समय जनता के हित को देखते हुए काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो लोग भी काम में कोताही बरत रहे हैं उनके ऊपर सिवियर एक्शन लेते हुए, जहां इतने केस चल रहे हैं वहां 4-5 निलंबन के केस और चलने दीजिए, उसमें क्या परवाह है। लेकिन काम जरूरी है और काम में विघ्न डालने वालों के लिए सिर्फ एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अब आपकी जगह सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहेंगे डावर साहब? ये दूसरी बार हो रहा है कि दिवाली जो है, पहले भी 1 साल पहले भी हमने दिवाली जो कूड़े के ढेर पर मनाई, और अब भी जो राम जी के आगमन का पर्व है, या हम कहें कि पूरा देश जिसको बहुत खुशी से मनाता है, वो फिर हमने जो है रामलीलाएं देखी कूड़े के ऊपर से जाती हुई। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मलिक साहब को मैं बेबाकी के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार को भारी पड़ेगा अस्पताल का ना बनाना। कम से कम कोई तो अस्पताल एमसीजी का बोला मैंने। एक मिनट सर, मेरे को गलत अरे सर, इससे पहले अस्पताल की बात हो रही थी सर। नहीं, इससे पहले ऐसे नहीं होगा। आप आगे में नहीं, आप देखो गलत बात, अब आप नहीं, सुनो, गलती करोगे वही पकड़ लूंगा। आपने बिल्कुल इस बात को बोला है कि भाई अस्पताल ना बनना सरकार को कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। मैंने ये नहीं बोला, मैंने एमसीजी का बोला, जब आप चलाओगे निगम के लिए बोला, निगम का तो आपने निगम का अभी बात बोला, मैंने निगम की अभी बात बोली, निगम की बात मैं कर रहा हूँ। मैं तो उसके लिए इनको बधाई दे रहा था, ये उसको अदरवाइज ले रहे। चलो कोई नहीं, वो जब आप चलाओगे तो उसमें दिखेगा, जब आप चलाओगे तो रिकॉर्डेड है, मैंने तो बोला नहीं कोई। निगम की जहां तक बात है, देखो 56% रेवेन्यू देने के बाद भी आज हालात क्या है, किसी से छुपे नहीं हुए। मैं इसमें भी देखे काली दिवाली मनाई सफाई कर्मचारियों ने। मैं कहता हूं कि उनकी मांगे जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि सही है कि गलत है, कोई मैं जज नहीं, लेकिन उनके साथ बैठकर वार्ता करके, क्योंकि शहर इसको भुगत रहा है। आपने कभी देखा होगा मनप्रीत जी, कभी न्यू गुड़गांव में कभी आपने न्यू गुड़गांव में कूड़े के ढेर देखे? इतने तो नहीं है वहां पर है। देखो,
इतने तो नहीं है पर है। मैं जनता से भी कहता हूं कि आप न्यू गुड़गांव में कॉर्पोरेट भी है, कभी वहां जाके कूड़े के ढेर आपको ऐसे दिखे जो पुराने गुड़गांव में, आप इस चीजों से सब समझ जाओगे। पुराने गुड़गांव और नए गुड़गांव को भी बांट दिया गया। तो इनकी हड़ताल को तुरंत समाप्त करा के कुछ बीच का रास्ता निकाल के लोग जो ये आज एक तरह से ना, ये भी एक सजा है कि कूड़े से निकलना, नाक पर रुमाल रखना, और बहुत बुरा हाल है, बीमारियों का भी डर है। तो मेरी तो सरकार से भी आग्रह है कि भाई इनकी मांगों को तुरंत मांगो, और क्योंकि हड़तालों का प्रदेश के नाम से मशहूर हो रहा है। अब अगर मैंने पहले भी कहा था कि गूगल पे मुझे ऐसा डर लगने लग गया था, गुरुग्राम लिख के कोई कूड़ाग्राम लिखा ना आ जाए, या कूड़ाग्राम लिखेंगे तो हाँ, तो ये बहुत हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को सुध लेनी चाहिए, प्रदेश सबका है, इसको साफ सुथरा स्वच्छता अभियान की धजिया उड़ाई है। मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लगी है, भीमनगर के बाद शायद हमने भी देखा था। बिल्कुल इतने बड़े पोस्टर के बाद इतना ऊंचा, उनके कद के बराबर, जितना उसका बोर्ड का कद है उसके बराबर कूड़े का ढेर है, और वहां लिखा है स्वच्छता अभियान। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखो, अफसरों को भी जागना चाहिए कि शहर को इस तरीके से खराब ना करें। अब जो है चर्चा हम समापन की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि अब कुछ प्रश्न रह गए हैं। रमन जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, गुरुग्राम में आप कौन से ऐसे 5 काम है जो भाजपा सरकार ने किए हैं और विकास हुआ है गुरुग्राम का? 5 काम सिर्फ जानना चाहूंगी आपके। देखिए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो अंडरपासेस और रोड्स को उनको इन्फोर्स करना है, या रोड्स को दोबारा लेआउट करना है, जो मेजर एक एरिया थे, चाहे हम यहाँ पे सदर के पास जो अस्पताल और बस अड्डे से आने वाला प्रोजेक्ट है उसको देखें, या दूसरे प्रोजेक्ट्स जितने हुए हैं, चाहे अतुल कटारिया चौक है, चाहे दूसरे हैं, तो इन सबको देखें तो एक बहुत बड़ा जाल और इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिली है। दूसरी चीज़, जो बिजली की व्यवस्था है उसके अंदर बहुत बड़ा सुधार आया है। जो ओवरहेड केबलिंग थी उसको अंडरग्राउंड करा के उसका पूरा काम जो है, और आज अगर रिलेटिवली डाटा देखें, लोकल फॉल्ट्स को इरेडिकेट कर दें, तो लोकल फॉल्ट्स जब को हम अगर नहीं ना लें गिनती में, क्योंकि लोकल फॉल्ट्स बहुत लोकलाइज होते हैं, वो कहीं ओवरड्रॉ की वजह से किसी ने घर में कोई काम करा रहा है, उसमें कोई शॉर्ट हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से आगे सिस्टम फेल हो गया, तो उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो 95% से ऊपर व्यवस्था जो है वो 24/7 वाली है। पानी की व्यवस्था बहुत बेटर हुई है और बेटर होएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लगे हुए हैं। सीवर का जहाँ तक बात है, सीवर बहुत सारे लेआउट दोबारा बदले गए हैं, चेंज हुए हैं, जहाँ छोटे थे वहाँ बड़े करे गए, और हुआ पानी का जिस प्रकार से हमारे पास एक प्रकोप रहता था बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर, तो जो पानी का एक जमाव रहता था बारिशों के बीच में, इस बारी आपने भी नोटिस करा होगा, इक्का दुक्का इंसिडेंट्स और जो 1-2 पॉइंट्स हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो उसके बजाय जो निकासी है वो भी जल्दी हुई, जो समस्याएं रेगुलर रहती थी, दिनों दिन रहती थी, वो नहीं रही, उसमें भी इम्प्रूवमेंट बहुत सारी हुई। ये नहीं मैं बोलता कि जी एकदम उसमें कोई जीरो फॉल्ट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट विजिबल है। 4 हो गए जी, 4 पॉइंट। 5वां जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो पीपीपी के थ्रू थी या वो दूसरी हैं, और कहीं पे भी जहाँ पे एरर थे, चाहे वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन वाले एरर्स हैं या उसमें, एक सरकार ऐसी हरियाणा को मिली और खासकर गुरुग्राम को, जिसने एक्सेप्ट करा जहां वो गलत है और उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन की तरफ गए और रेक्टिफिकेशन शुरू कर दी और रिस्पॉन्स बैक दे रहे हैं, काम हो रहा है। ये नहीं है कि आप उनके आगे हजूर कर दीजिए, वो वाला सिस्टम है। जहां आइडेंटिफाई होती है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करा जाता है, और जिस लेवल पे, यहाँ के लेवल पे चाहिए, यहाँ के चंडीगढ़ के चाहिए, चंडीगढ़ के केंद्र के लेवल पे भी चाहिए, तो वो भी करा जाता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है। 5 साल बाद भी ये शुरुआत है, निरंतर शुरुआत रहेगी जी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन प्रेशर दोनों बढ़ता रहेगा इस सिटी में, गुड़गांव में, चाहे नया गुड़गांव हो या पुराना गुड़गांव हो, उसको आपको निरंतर डेवलप करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो लिविंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं कि आप
इन सिटीज़ में, डाउनटाउन्स में, सेंटर ऑफ सिटी में, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आके काम करते हैं और फिर आप काम करने के उपरांत वीकेंड्स पे वापस घर चले जाते हैं या वो होते हैं। तो वो जो 5 दिन का 6 दिन का प्रेशर होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो सब्सटैंशियली इंक्रीज करता है। उसके लिए आपको निरंतर चेंज लाना पड़ेगा। जी सबसे पहले डावर साहब आपसे मैं काउंटर पूछना चाहूंगी इन्हीं के, जो 5 इन्होंने बताया कि सबसे पहले सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे पास भी 2-3 पॉइंट है, पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा हुआ। मैं इनके सारे पॉइंट्स का जवाब जी, आप बड़े तरीके से और इन्हीं के हिसाब से दूंगा। जी, राजीव चौक से लेके एक कोना पकड़ लो आप, राजीव चौक, एक पकड़ लो बजगेड़ा वाला जी, और इधर का आप डायमेंशन ले लो चारों तरफ की। आप एक भी ऐसी गली, एक भी ऐसा मोहल्ला जहां दिखा दो जहां पानी पहले से ज्यादा ना भरा हो। मैं जनता से भी पूछता हूं कि क्या ऐसा है कि भाई शहर में पानी नहीं जमा हो रहा इक्का दुक्का जगह के अलावा, या जल्दी निकल रहा हो? हर मोहल्ले में, हर गली में, और जहां तक सीवर की बात है, सब सीवर लाइनें पुरानी है। कोई नई शहर के अंदर इक्का दुक्का जगह में, ये इक्का दुक्का जगह पानी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इक्का दुक्का जगह बदली है। बाकी आप पुराने गुड़गांव में रविंद्रा पार्क में चले जाओ, आप, मैं कह रहा हूं आपने भी शायद करा था, मुझे ध्यान है, आप लोग लक्ष्मण विहार में देखा था, हम नाव चलाने को आ गए थे लक्ष्मण विहार में भी। आप मोहल्ला बताओ, एक मोहल्ला गिनवा दो, अब मलिक साहब सिंगल एक मोहल्ला ओल्ड गुड़गांव का जहां पे आप ये कह दो इस गली में तो फिट है, कोई पानी जमा नहीं होता। सीवर लाइन अगर ओके होती तो पानी की आज नौबत ही ना होती। पूरा इलाका नीचे पड़ा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इन्होंने ये जरूर बनाया, जो अंडरपास है बिल्कुल बनाया, उसको जो चीज बनाई है उसको तो मैं बदल नहीं सकता ना, जो चीज बनाई है वो तो बनाई है। लेकिन बिजली की बात भी कर रहे, बिजली की भी बात कर रहे हैं कि बिजली, वो आप भूल गए अस्पताल में कितने घंटे बिजली गायब रही थी लगातार, आप 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं। अब भी बिजली के कट है, आप लोग एक्चुअल में जहां रहते हो ना वहां नो पावर जोन है, वो तभी वो चल जाता है, वो कम वो अपना जनसेट, और बिजली का पता नहीं लगता। आप पुराने गुड़गांव में गरीबों के बीच में जाओ तो मैं तो ये कह सकता हूं कि विनाश करने का काम किया है गुड़गांव में, विकास नहीं विनाश करने का काम। इसमें बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपकी जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात करी, आपने अंडरपास सुना होगा, राजीव चौक के पास एक अंडरपास है जो पानी से पूरा भर गया था, वो पूरा तैयार है अंडरपास, उसके बावजूद वो चल नहीं रहा और एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर भी आई थी। और दूसरी अगर हम बात करें आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे अंडरपास है जिसमें तरेरे पड़ रही हैं, चंद समय हुआ है, मात्र 1 से 2 साल का समय हुआ, तरेरे पड़नी शुरू हो गई। क्या कहें? माल खा गए ना जी, माल खा गए ना। अब ये अंडरपास आप देखो राजीव चौक वाला कब से बना हुआ है पता, ये जनता के पैसे को आग लगाई गई, ये जनता के पैसे को आग लगा दी गई। कितने टाइम से पड़ा है बंद, उसको आप खुद देखो। और जब ये पहले बनाया था, एक आदमी बाइक से जब जा रहे थे तो डूब के मृत्यु हो गई थी, जो कि बड़ा दुखद है। लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा? उस सोने का क्या करेंगे जो कान को ही काट जाए, कान को खा रहा है वो सोना, उस सोने का क्या करेंगे? आज तरेड़े आ रही है, अभी हीरोंडा चौक पे भी सड़क अंदर धस गई थी और बहुत बुरे तरीके से धसी थी। बिजली के ऊपर आप बात कर रहे हैं, बिजली के बारे में मनप्रीत जी ऐसा है, मैं आपसे इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, लेकिन जब आप अपना घर बनाएंगी ना, आप उसमें भी देखेंगी, आप नया घर बनाइएगा और उसमें तरेड़ें आएंगी। वो इसलिए आती है कि जब आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, आप यथास्थिति को चेंज करते हैं और उस यथास्थिति चेंज होने के बाद सॉइल मूवमेंट लेती है और वो इनिशियल 1 आध साल में आती ही आती है, उसको रेक्टिफाई करना होता है। ये सिविल इंजीनियरिंग का एक बेसिक सब्जेक्ट है, सॉइल मूवमेंट। मान गए आपकी बात, ये सिस्टम हो सकता है, ठीक है, सिस्टम नहीं है ये, फिजिकल रियलिटी की बात मान के, पर ये बताएं कि मैंने अगर अपना एक घर बनाया है पूरा, ठीक है, और उसके ऊपर सारी फिटिंग लाइट्स वगैरह मैंने सारी कर दी और उसमें तरेड़ पड़ गई, क्यों पड़ गई? आपका नियत था उसमें पैसा खाने का। नहीं, आप ये बताओ, आपने अपने घर में चोरी करी थी क्या? आपने अपने घर में चोरी करी? आपने अपने घर से चोरी करी? आपने अपने घर में चोरी करी? आपने अपने घर में चोरी करी? अरे आप सवाल, हमारे घर में तरेड़ नहीं आती, हमारे घर में तरेड़ नहीं आती, आती है, हमारे में तो आई नहीं थी। हमने बढ़िया इंजीनियर करे होंगे, हमने मर्जी देख लीजिए, हमारे घर पे हमारे घर नहीं, हमारे घर तरेड़ नहीं आई होती है। ये बहाने हैं, ये बहाने हैं, ये बहाने मूवमेंट के नाम पर क्या ये बहाने बनाकर उसको यूज ही नहीं करेंगे? नहीं, तो उसको उसमें क्या प्रॉब्लम है?
राजीव चौक के अंडरपास की क्या बात करेंगे? इतना इतना पानी, ऊपर तक पानी भरा है, वहां से पानी बाहर आ रहा है, उसका लाइव बकायदा वायरल सच ने किया। इतनी भरी बारिश में जो किया, वहां पर वॉकवे का जाकर था किया उसकी है। बात कर रहे हैं ना। जी हाँ, कहाँ है वो? फिर इतना पैसा जो टैक्स का है लोगों के, बर्बाद कहाँ हो रहा है? उसको फिर आप सही क्यों नहीं करते? गलत बन गया, ठीक है, आपकी सिविल इंजीनियर भी मान ली, जो उसमें दिक्कतें आ रही है, आपके सारे पॉइंट्स भी काउंट कर लिए, आप सिविल इंजीनियर है, आपको ज्यादा इसके बारे में ज्ञान होगा, पर ये बताइए कि भाई साहब उसके बाद उसको सही कौन करेगा? सही कांग्रेस पार्टी करेगी आने के बाद। अब ये थोड़ी ना कर पाएंगे, इनसे नहीं होगा। जो चालू ही नहीं कराया तो सही कहां से कांग्रेस कराएंगे? आएगी? ऐसे कौन सी कांग्रेस आएगी? यही कांग्रेस आएगी, यही कांग्रेस आएगी। आप भी आएगी। हम भी यही कांग्रेस आएगी। आप देख लेना, आप एनएलडी बराबर बैठोगे। ये तो वक्त बताएगा जी। इस बार तो जजपा और आप बैठे हो ना मिलके, इस बार जजपा और आप बैठे हो एक सीट। तो आप इस बात को ध्यान रखना, अपनी रिकॉर्डेड है। इसके बाद हम फिर बैठेंगे, देखिएगा कौन कितने पानी में है। ठीक है। अब अंतिम सवाल आप दोनों से यही है, क्या लगता है ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए या बैलेट पेपर? भाई जिसको तो गुंडागर्दी अच्छी लगती हो, बैलेट पेपर के अंदर वो गोली वाला बिहार और यूपी और उधर उधर जो सीन हम 1970 के दशक में, 80 के दशक में टीवी पे आते थे दिखाते हुए, कट्टे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, बैलेट पेपर चुरा रहे हैं, ये हो रहा है, अगर तो वो देखना है आपको जी तो जरूर जाइए बैलेट। नहीं तो हम आपका विचार जानना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे तो इसमें। ईवीएम बहुत अच्छी चीज है, उसके ऊपर बकायदा, हाँ दिग्विजय सिंह को अच्छी नहीं लगती हो मानता हूं, लालू प्रसाद यादव को अच्छी नहीं लगती हो मानता हूं, मुलायम सिंह यादव के परिवार को अच्छी ना लगती हो मानता हूं, लेकिन तर्क दिया जाता है विकसित देशों का, विकसित देशों की जनसंख्या, और अगर आप भारत की जनसंख्या इनको लेके आप एक एक बैलेट पेपर को गिनने और संभालने का काम शुरू करेंगे तो फिर आप कहाँ बैठेंगे, कितने टाइम चुनाव का क्या होगा और उसमें किस तरीके की धांधली होंगी। वो धांधली करने के द्वार खोलने के लिए कुछ लोगों का अपील है कि जी इसको बैलेट पेपर पे ले आओ। आपका क्या कहना है, क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है? इसी ने दिया है, इसी ने मौका दिया है सबको कि जी आप आइए, सब पॉलिटिकल पार्टी जनरल पब्लिक को दिया कि आप आइए और हैक करिए। हैकाथॉन करा था, 2 बारी ऑर्गेनाइज कर चुकी है। अगर किसी के अंदर भी मादा है, हिम्मत है, तो वो जाए ईसी, बोले कि मैं हैक कर सकता हूं, कब करना है बताओ, बोले ना। आपका क्या कहना है? देखिए आज जनता इस बात को मान चुकी है, कहीं ना कहीं सेटिंग का गेम है, इसलिए इनको ईवीएम पे ना, इनको ईवीएम पे बड़ा अच्छा लगता है कि ईवीएम। मैं कहता हूं कि ठीक है, सेटिंग हो या ना हो, मुझे तो नहीं पता ना, आप करवा के देख लो ना बैलेट पे, एक प्रदेश में ही करा लो। आप हरियाणा में करवाओ, हरियाणा में अगर इतनी ताकत है, आप मादा की बात करो, मैं कह रहा हूं अगर आप में मादा है, हरियाणा में आप बैलेट में कराओ, अगर सुपड़ा साफ ना मिले तो आप कराइए ना। हम तो भाई कर ही रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि भाई हमारे को बैलेट पेपर अभी तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, एक बसपा का वो था, वो कहने लगा जी मेरे उसमें जो मेरा बूथ था, मेरा खुद का वोट था, मेरे घर का वोट था, बोला जी हमारे पास 0 आ रहे, हमारा वोट ही हमारे को नहीं दिख रहा, तो बताओ उसको 0 वोट मिल रहा है, खुद अपना वोट उसने दिया। तो ये सब चीजें देखो, मैं उसकी सत्यता पे तो मैं जा नहीं सकता, मैं सत्यता पे तो मैं जा नहीं सकता। सीपी जोशी राजस्थान केस याद है, 1 वोट से हारे थे, माता जी ने वोट नहीं दिया था, और उसके बाद अगर वही बोल देते जी मेरे को तो मेरी माँ ने भी दिया था, वो 1 वोट काउंट नहीं हो रहा। खुद के वोट की बात करें, मैं उसकी सत्यता को नहीं स्थापित कर रहा कि भाई वो सच कह रहा है कि वो तो देखो वो जाने, लेकिन ऐसा हमने देखा बचने के लिए नहीं सर, आप बचने के लिए ऐसे फेंकोगे वैसे फेंकोगे, हो वही। हम झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये है। झूठ बोलने का सच कौन सा बोला? ये तो गांधी भी झूठ लेकर बैठे हैं। आप तो सरेआम झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ लेकर बैठे हैं, सरेआम। कभी वो फिरोज खान का बेटा, नहीं मोदी जी ने कहा, मोदी जी पारसी हो जाता है, 15 लाख रुपए होने के बाद वो कॉल दत्तात्रेय हो जाता है, ये थे क्या? उसके बाद कुछ और हो जाता है। ये क्या है? ये उस टाइम थे क्या? कुछ भी कहे जब ये सब बातें, ये व्हाट्सएप की डिक्शनरी से लाई हुई बातें, सत्य है। जो आपके खाते में 15 लाख आ गए क्या? 15 लाख आ गए थे, किसने बोला था? मोदी जी ने कहा भाई 15 लाख आए, किसके? मेरे को एक बार डावर साहब ऐसा है, सुनो, मैं पूरे गुड़गांव देखेगा इसको, मैं खुला चैनल आपको दे रहा हूं कि जहां मोदी जी ने ये बोला हो सबके खाते में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं, वो मेरे को दिखा दो और मैं सार्वजनिक जीवन को उसी समय त्याग दूंगा।
नहीं तो आप त्याग देना, नहीं तो आप त्याग देना। हाँ, मेरी बात आप अब आप बात तो सुनो। हाँ। त्यागेंगे जी, बिल्कुल त्यागना तो सबने है, आपने भी जिंदगी त्यागनी, मैंने भी। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, उन्होंने कहा काला धन लाएंगे विदेशों में, अरबों खरबों रुपया काला धन, उसके बाद सबके खाते में 15-15 लाख के हिसाब से। बीच का क्यों खा जाते हो? बीच का क्या खा गए जी? आप खाते हो बीच का जैसे क्यों आप खाते हो? राहुल गांधी की चीजों को उल्टा दिखा के बीच का खाते हो। अरे बीच का खा गए, खाते हो, हम नहीं खाते। वहां इतना बीच का पैसा आप खाते हो। है, वहां इतना पैसा है कि अगर सबके खाते में 15-15 लाख डाल दें तो भी पूरा हो जाए। जी नहीं तो ले आए वहां से पैसा वापस, तो ले आए। हो तो ये लाओगे, बोला- हो तो, अरे सब चीजें झूठ है, मैं वही अरे कह रहा हूं। बोला मैं तो वही आप- बोला। आप तो ओहो, झूठ बोल रहे हो आप ना, सब अभी नहीं, proof आप कर दिया। आज आपके कहने अब पर कब resign अरे कर रहे हो ये अरे बताओ। डिजाइन आप करोगे, आप मैं resign क्यों कब करूंगा कर रहे हो डिजाइन? ये बताओ। आपने कहा कि मैं सार्वजनिक मैं तो वीडियो बोल रहा हूं। दिखाऊंगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। अगले दिन मैं वीडियो वीडियो दिखाओ। पूरी क्लिप दिखा के पूरी ना, मेरा नंबर आपके पास है, आप हाँ, मैं दिखाओ। आपको भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा और जनता भी देखेगी, बिल्कुल हरियाणा में भेजेंगे। कौन आएगा, भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस आएगी, साफ जनादेश है। हरियाणा के अंदर 2024 में फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 2024 में भी भाजपा आएगी, 2029 में भी भाजपा आएगी। वो तो पिछली बार भी नहीं आ रही थी, गठबंधन से आ गई, नहीं तो कहाँ आ रही थी पिछली बार भी? पिछली बार भी पूर्ण बहुमत का बैसाखी के सहारे से सरकार चला रहा। पंकज भाई, सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला आपके उसमें हुआ। पंकज भाई, मेरा आप मुंह न खुलवाओ, घोटालों में भी छोड़ो, तो आपको खोल लो। वो करो, फिर सारे अरे घोटाले कुछ तो आपकी proof सरकार। तो करो। सर, शराब घोटाले की तो आपने जान से अरे नहीं proof करो। समस्या तो यह है कि आप लोग जान से नहीं Proof कराते, करो। सिर्फ जनता को धोखा देने का हमने काम तो दिखाया। proof करा तो आप क्या प्रूफ कर दिया? बहुत बहुत धन्यवाद रमन मलिक जी और पंकज डावर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से रमन मलिक जी और पंकज डावर जी, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी के पक्ष रखे और बताया कि कौन क्या कहां पर कर रहा है। बट गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में, यहाँ पूरे हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में जब चुनाव होंगे तो कौन सी सरकार आएगी, आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। और इनकी बातचीत और चर्चा से जो है आप कितना सहमत है, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि भाजपा ने सही में यह काम किए हैं या फिर कांग्रेस ने ये काम किए हैं या वैसे ही बोल रही है। आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि इस बार हरियाणा में कौन आएगा, बीजेपी या कांग्रेस।